नमस्कार दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आप अब 2025 में अपना नया मकान बनाने का प्लान कर रहे हैं या फिर बनवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको हमारी पूरी माई इंजीनियरिंग सपोर्ट की फैमिली की तरफ से अपने नए मकान की शुरुआत के लिए दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अब नए मकान की शुरुआत को लेकर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन भी जरूर होंगी कि भाई मेरा मकान बनाने में टोटल कितना पैसा खर्च हो जाएगा, या फिर मैं अपने घर बनाने का ठेका दूं कैसे, मेटेरियल के साथ, विद मटेरियल, या फिर लेबर रेट पर मटेरियल खुद से अरेंज कर लेंगे, या फिर एक ठेकेदार आपसे आपके मकान बनाने का कितना पैसा चार्ज करेगा या आपको उसे कितना पैसा देना चाहिए। तो बेफिक्र हो जाइए, आज आपकी ये सभी कंफ्यूजन 100% क्लियर हो जाएंगी। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप एक लेमैन भी है, यानी कि आप इस फील्ड में नए हैं और आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप बेफिक्र हो जाइए। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो के लास्ट में आप हमें बताना कि आप नए हैं या एक्सपर्ट। और जाते जाते अपने कमेंट भी जरूर करना ताकि हमें यह पता लग सके कि हमारी यह जानकारी आप लोगों के लिए कैसी रही। क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ठेकेदार आपसे आपका मकान बनाने का कितना पैसा चार्ज करता है या फिर आपको उसे कितने पैसे देने चाहिए। लेकिन ठेकेदार के रेट जानने से पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि आपका बिल्टअप एरिया कितना है, यानी कि आपका कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है। तो आइए सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आप यह कैसे पता करेंगे कि आपका बिल्टअप एरिया कितना है। तो चलिए देखते हैं। तो मान लो आपका एक कंस्ट्रक्शन एरिया है जिसकी लेंथ है 50 फीट और विड्थ है 20 फीट, यानी कि आपका प्लॉट का साइज है 50 बाई 20 फीट। तो बिल्टअप एरिया पता करने के लिए हम इन दोनों को गुना कर देंगे। 50 गुना 20 तो बिल्टअप एरिया आ जाएगा 1000 स्क्वायर फीट। ऐसे ही अगर आपको 2 फ्लोर बनाने होंगे तो 1000 को 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2000 स्क्वायर फीट। और अगर आपको 3 फ्लोर बनाने हैं तो 1000 को 3 से गुना कर देंगे तो 3000 स्क्वायर फीट। तो ये तो होता है बिल्टअप एरिया निकालने का तरीका, जो हमें जरूर निकालना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ठेकेदार हो, विद मटेरियल पर ठेका लेने वाला या लेबर रेट पर ठेका लेने वाला, उसे आपको बिल्टअप एरिया के हिसाब से ही पैसे देने पड़ते हैं। तो चलिए अब जल्दी से यह भी देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह समझेंगे कि हम अपने घर बनाने का खर्चा कैसे निकालेंगे, कि हमारा घर बनने में टोटल कितना पैसा लगेगा। सेकंड, हम समझेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्टर आपसे घर बनाने का कितना पैसा लेगा, अगर आप काम विद मटेरियल देते हैं तो कितना, और अगर आप काम लेबर रेट पर देते हैं तो कितना। थर्ड, हम बात करेंगे कि आप अपने घर बनाने के लिए ठेकेदार कैसे चुनेंगे, मतलब कि ठेकेदार को काम देने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी होंगी। फोर्थ, हम बात करेंगे कि ठेकेदार आपको तय किए गए रेट्स में क्या क्या काम करके देगा और किन कामों के वो आपसे अलग से पैसे लेगा। फिफ्थ, हम पेमेंट प्लान देखेंगे कि आप ठेकेदार को पैसे कौन कौन सी स्टेज पर कैसे कैसे देंगे। क्योंकि होता क्या है कि पेमेंट प्लान न होने की वजह से ज्यादातर केस में हमेशा ठेकेदारों के पास एक्स्ट्रा पैसा चला जाता है और असली नौटंकी वहीं से शुरू होती है, असली समस्या वहीं से शुरू होती है। ठेकेदार काम को स्लो कर देता है, बार बार एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड करता है, या फिर कई केसेस में तो ठेकेदार काम को बीच में ही छोड़कर निकल लेते हैं। तो इसीलिए पेमेंट प्लान को समझना भी बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि घर बनाने से लेकर आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो सके और एक ठेकेदार को काम देते समय आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी न आए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि भले ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या न करें, पर अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा ही पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द हाउस। तो आप ये कैसे पता करें कि आपका घर बनाने में टोटल कितना पैसा लग जाएगा। कंस्ट्रक्शन एरिया कुछ भी हो और कितने भी मंजिला मकान बनाना हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि घर बनाने में जो भी आपका टोटल खर्चा होता है उसमें 30% कॉस्ट तो लेबर की होती है, बाकी 70% कॉस्ट मटेरियल की होती है। यानी कि मटेरियल में आपका खर्चा होता है 70% और लेबर की कॉस्ट लग जाती है 30% तक। जैसे कि मान लो आपका एक घर बनाने में टोटल खर्चा आया 10 लाख रुपए, तो उसमें 7 लाख रुपए तो आपकी मटेरियल की कॉस्ट आएगी और 3 लाख रुपए कॉस्ट होगी लेबर की। तो पहली तो आप यह बात ध्यान रखना। और दूसरा, बेसिकली 3 तरीकों से हाउस की कंस्ट्रक्शन की जाती है। टाइप सी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, टाइप बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन और टाइप ए क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, यानी कि हाई बजट, मीडियम बजट और लो बजट हाउस कंस्ट्रक्शन। तो जो सी क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन होती है ये एक बहुत ही बेसिक टाइप की लो बजट वाली लो क्लास कंस्ट्रक्शन होती है, जो एक लोड बेयरिंग कंस्ट्रक्शन होती है।
ऐसे घरों में कॉलम्स और बीम यूज नहीं किए जाते। इन घरों का टोटल लोड दीवारों पर ही रहता है। पुराने समय से यही कंस्ट्रक्शन होती चली आ रही है, जो गांव कस्बों में आज भी ज्यादातर लोग यही सी टाइप की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिनका बजट कम है। और इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में सब लोकल मटेरियल ही यूज किया जाता है। सेकंड, क्लास बी की हाउस कंस्ट्रक्शन मॉडर्न हाउसेस के लिए की जाती है, जो आज के टाइम में हर आदमी यही बी टाइप की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, जिसमें आदमी अपने बजट के अकॉर्डिंग मटेरियल सिलेक्ट कर लेता है। इसमें सभी मीडियम रेंज के ब्रांडेड प्रोडक्ट और मटेरियल यूज किए जाते हैं। ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि इसमें कॉलम बीम यूज करके पहले घर का फ्रेम रेडी किया जाता है और घर का टोटल लोड कॉलम पर ही रहता है। ये बी क्लास की कंस्ट्रक्शन सबसे सुटेबल और परफेक्ट कंस्ट्रक्शन होती है। और थर्ड है ए क्लास की हाउस कंस्ट्रक्शन। ये एक बहुत ही हाई बजट की प्रीमियम टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है, जो हमेशा लग्जरी घरों के लिए की जाती है। ये भी एक फ्रेम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होती है। इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में सभी टॉप ब्रांड के ब्रांडेड मटेरियल यूज किए जाते हैं। और इस टाइप की कंस्ट्रक्शन हमारे देश में जनरली 1 से 2% तक ही होती है। और ये कंस्ट्रक्शन आमतौर पर वो लोग कराते हैं जिन पर पैसों की कोई कमी नहीं होती और वो कुछ हटके चाहते हैं। ए क्लास की कंस्ट्रक्शन में हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मशीनरी का यूज किया जाता है। और ये घर हमेशा इंजीनियर, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट की देखरेख में ही बनवाए जाते हैं। तो पहले मैं आपको इन तीनों ही टाइप की कंस्ट्रक्शन के विद मेटल रेट और लेबर रेट दोनों ही बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर लेबर रेट की बात करें, जिसमें सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट और ब्रिक्स, ये सब मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर को आप अरेंज करके देते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर की सिर्फ लेबर रहती है। तो अगर सबसे पहले लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रेट की बात करें, तो इंडिया के अलग अलग स्टेट और बहुत से ठेकेदारों से सलाह मशवरा करने के बाद हमारा जो लेबर रेट निकल कर आया है वह ए क्लास की कंस्ट्रक्शन के लिए 600 से 800 रुपए स्क्वायर फीट तक आया है। बी क्लास की कंस्ट्रक्शन के लिए 250 से 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक रहेगा। और सी क्लास की कंस्ट्रक्शन के लिए 180 से 220 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आया है। तो अगर हम लेबर रेट देखें, तो मान लो आपका टोटल कंस्ट्रक्शन 1000 स्क्वायर फीट है, तो ए क्लास की कंस्ट्रक्शन का टोटल लेबर खर्चा होगा 6 लाख से 8 लाख रुपए तक। बी क्लास की कंस्ट्रक्शन का टोटल लेबर खर्चा होगा 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक। और सी क्लास की कंस्ट्रक्शन का टोटल लेबर खर्चा होगा 1,80,000 रुपए से 2,20,000 रुपए तक। यही अगर 2 फ्लोर होंगे तो ए क्लास की कंस्ट्रक्शन का खर्चा होगा 12 से 16 लाख रुपए। बी क्लास की कंस्ट्रक्शन का खर्चा होगा 5 से 6 लाख रुपए। और सी क्लास की कंस्ट्रक्शन का खर्चा होगा 3,60,000 रुपए से 4,40,000 रुपए तक। और आज हम ज्यादातर बी क्लास की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, तो बी क्लास की कंस्ट्रक्शन का मिनिमम लेबर खर्चा 2.5 लाख रुपए तो होना ही है। ऐसे ही अगर मैं विद मेटल पर काम देने की बात करूं, तो ए क्लास की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर रेट है 2500 से 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, या इससे भी ज्यादा हो सकता है। बी क्लास की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर रेट है 1800 से 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। और सी क्लास की कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर रेट है 1100 से 1,200 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो बी क्लास की कंस्ट्रक्शन अगर हम विद मेटल करवाते हैं, तो एक 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए हमारा 18 से 20 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। तो आई होप कि अब आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि आज के समय में विद मटेरियल रेट और लेबर रेट क्या चल रहे हैं और आपको कॉन्ट्रैक्टर को क्या रेट देना है और कैसे आप अपने घर की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालेंगे। आइए अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि तय किए गए रेट में कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या काम करके देगा और किन कामों के वह आपसे अलग से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा, और वे कौन से कंस्ट्रक्शन टूल्स या आइटम्स हैं जो आपके स्कोप में रहते हैं, आपको कॉन्ट्रैक्टर को देने होते हैं, और वो कौन से कंस्ट्रक्शन आइटम्स और टूल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में रहते हैं वह खुद अरेंज करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव करेंगे। आपको कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव करते हुए किन किन बातों का खास ध्यान रखना होता है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चाहे आपको काम विद मटेरियल देना हो या फिर लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे, वे कौन कौन से काम हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर या विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के तय किए गए रेट में शामिल होते हैं और किन कामों के वो अलग से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली है एक्सकावेशन, यानी कि फुटिंग, फाउंडेशन और नींव की खुदाई का काम। कॉन्ट्रैक्टर इस रेट में आपको 5 फीट डेप्थ तक की नींव की खुदाई करके देगा। इससे ज्यादा डेप्थ की खुदाई के लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा 10 से 15 रुपए पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। दूसरा, वो आपकी फाउंडेशन कंप्लीट करके देगा, सरिया बांधकर, शटरिंग लगाकर, कंक्रीट करके, बिलो ग्राउंड लेवल 4 फीट तक और अबव ग्राउंड लेवल 3 फीट तक। तीसरा, वह प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन करके देगा ग्राउंड लेवल से 3 फीट की ऊंचाई तक विद स्टील बाइंडिंग एंड कंक्रीटिंग। प्लिंथ बीम के नीचे का पूरा ब्रिक वर्क करके देगा रफ प्लास्टिंग के साथ। चौथा, सभी फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, छज्जा और लिंटल सभी की बार बेंडिंग यानी सरिये को काटने और बांधने का काम करके देगा। इनकी रीइंफोर्समेंट करके देगा। इन सभी की कंक्रीट कास्टिंग करके देगा, फुटिंग की पीसीसी से लेकर स्लैब तक की। पांचवा, इन सभी स्ट्रक्चर मेंबर की शटरिंग भी कॉन्ट्रैक्टर ही करके देगा। और इन आइटम की शटरिंग के लिए जो भी शटरिंग मटेरियल यूज होता है वो कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है, चाहे वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। छठा, वो पूरे घर का ब्रिक वर्क करके देगा, अंदर और बाहर का, चाहे ब्रिक वर्क 9 इंच का हो या फिर 4 इंच का। सातवां, वो आपको पूरे घर का प्लास्टर करके देगा, अंदर और बाहर सब जगह,
सीलिंग प्लास्टरिंग के साथ, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर सीलिंग प्लास्टरिंग का अलग से भी चार्ज करते हैं। इसलिए जब भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करें या उसका रेट तय करें तो आप ये बात पहले ही तय कर लें कि सीलिंग का प्लास्टर भी इसी रेट में करके देना होगा। 8 है स्कैप फोल्डिंग वर्क, जिसे पार लगाना या भाड़ लगाना भी बोला जाता है, जो ब्रिक वर्क, पेंट पुट्टी और प्लास्टिंग के लिए लगाया जाता है, यह भी कॉन्ट्रैक्टर ही लगाएगा। 9 है फ्लोरिंग वर्क, यानी कि टाइल और मार्बल फिक्सिंग। अब अगर आपने काम विद मेटल दिया है तो कॉन्ट्रैक्टर आपको टाइल या मार्बल लगाकर देगा, पर अगर आपने काम लेबर रेट पर दिया है तो कॉन्ट्रैक्टर आपको सिर्फ कच्ची फ्लोरिंग करके देगा। और हाँ, टॉयलेट और बाथरूम की दीवारों पर जो टाइल लगेगी या किचन काउंटर टॉप के ऊपर 2 फीट तक जो टाइल लगाई जाती है, तो कुछ विद मेटल कॉन्ट्रैक्टर तो ये काम तय किए गए रेट में ही कर देते हैं और कुछ इसका अलग से पैसा मांगते हैं। तो ये भी आपको एग्रीमेंट के समय ही पहले ही तय कर लेना है कि ये काम इंक्लूड रहेंगे या अलग से चार्ज देना होगा। और लास्ट, इसी रेट में कॉन्ट्रैक्टर आपको प्लास्टरिंग का एक सिंपल एलिवेशन बनाकर देगा, पर अगर आपको एलिवेशन पर टाइल्स वगैरह लगानी है या टिपिकल और कॉम्प्लिकेटेड मॉडर्न डिजाइन बनवाना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, पर एक सिंपल प्लास्टर एलिवेशन इसी रेट में इंक्लूड रहता है। अब जो ये मैं 10 काम आपको बता रहा हूं, ये कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो तय किए गए रेट में करके दे देते हैं और कुछ इनका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जैसे नंबर 1 है किचन स्लैब और पार्टीशन वर्क। किचन में काउंटर टॉप स्लैब बनाकर देना और कोटा स्टोन वगैरह से पार्टीशन करके देना। तो ये आप उससे पहले ही तय करें कॉन्ट्रैक्ट का रेट फिक्स करते हुए कि वो किचन की स्लैब और पार्टीशन काम करके देगा या नहीं। सेकंड है पैरापेट वॉल। कुछ कॉन्ट्रैक्टर आपको पैरापेट वॉल बनाकर नहीं देते और इसका अलग से पैसा लेते हैं। जो बाउंड्री वॉल टाइप की 4 इंच की दीवार 3 फीट हाइट तक छत के चारों ओर बनाई जाती है, उसे पैरापेट वॉल बोला जाता है। तो ये भी आप पहले ही तय करें कॉन्ट्रैक्ट का रेट फिक्स करते हुए। थर्ड है सेप्टिक टैंक और वाटर टैंक। ये भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो तय किए गए रेट में बना देते हैं और कुछ नहीं बनाते, इसका अलग से पैसा लेते हैं। तो ये भी आप रेट फिक्स करते हुए पहले ही तय कर लें। चौथा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो डोर और विंडो के फ्रेम फिक्स करके दे देते हैं और कुछ नहीं करते, तो ये भी आप पहले ही तय कर लें। पांचवा, अब डोर और विंडो के ऊपर 4 या 6 इंच का लिंटल बीम डाला जाता है ताकि दरवाजे और खिड़कियों पर डायरेक्ट लोड ना आए। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो ये लिंटल बीम तय किए गए रेट में डाल देते हैं और कुछ नहीं डालते, तो ये भी आप पहले ही तय कर लें। छठा, विंडो के ऊपर आप जो छोटे मोटे छज्जे निकालते हो, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर तो इसके भी अलग से चार्ज करते हैं। सातवां, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर तो सीलिंग पर प्लास्टर करके दे देते हैं और कुछ नहीं करते, तो ये भी आप पहले ही तय कर लें। आठवां, कई बार हमारी प्लानिंग ऐसी होती है कि कई जगह कॉलम और बीम ओपन दिखाई देते हैं, तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो इन पर प्लास्टरिंग करने का एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और कुछ करके दे देते हैं तय किए गए रेट में, तो ये भी आप पहले ही क्लियर कर लें। 9 था वॉल टाइल्स। वॉल टाइल्स, जो टाइल्स आपके टॉयलेट बाथरूम की दीवारों पर लगती है 7 फीट की हाइट तक, और जो टाइल किचन काउंटर टॉप के ऊपर दीवारों पर 2 फीट की हाइट तक लगाई जाती हैं, इनका भी कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो अलग से पैसा लेते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर तय किए गए रेट में ही काम करके दे देते हैं, तो ये भी आप पहले ही क्लियर कर ले। और 10th है आउटर रैंप। जो रैंप हमारे घर के बाहर मेन गेट की एंट्री पर बनाया जाएगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो इसे बनाकर देते हैं और कुछ नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर का रेट तय करते समय उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनवाएं और एग्रीमेंट में पहले ही लिखवा लें कि तय किए गए रेट में आपको ये सभी काम करके देने होंगे। और एग्रीमेंट कैसे बनाना है, इस पर हमारे चैनल पर डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर का रेट तय करते हुए। इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि तय किए गए रेट में कॉन्ट्रैक्टर के कौन कौन से काम इंक्लूड नहीं होते जिनका आपको अलग से पे करना पड़ता है। तो पहला है घर के डिजाइन का काम। जो आप घर के लिए 2D 3D प्लान, घर का नक्शा, एलिवेशन और स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनवाते हो, यह खर्चा आपको खुद से ही करना पड़ेगा, यह कॉन्ट्रैक्टर नहीं करेगा। सेकंड है सोइल या मुरूम फिलिंग। जो सोइल फिलिंग प्लिंथ बीम डालने के बाद इसके बीच की खाली जगह को भरने के लिए करवाई जाती है, तो यह भी आपको कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देता, इसके लिए भी आपको अलग से खर्चा करना पड़ेगा। थर्ड, जैसे कि मैंने बताया, किचन टॉयलेट बाथरूम की दीवार पर जो टाइल लगाई जाती है उसका कॉन्ट्रैक्टर अलग से चार्ज करते हैं। हाँ, एक विद मेटल कॉन्ट्रैक्टर तो फ्लोरिंग टाइल्स, मार्बल या ग्रेनाइट फिक्स करके देता है, पर एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर कोई टाइल वर्क नहीं करके देता। चौथा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपके घर के सभी तरह के टॉयलेट बाथरूम और किचन में होने वाले किसी भी तरह के प्लम्बिंग वर्क को नहीं करके देगा, पर विद मेटल कॉन्ट्रैक्टर करके देता है। पांचवा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल वर्क, वायरिंग और बिजली के बोर्ड फिटिंग का काम नहीं करके देगा। छठा, वह स्टेयर्स और बालकनी की रेलिंग और मेन गेट फिक्स नहीं करके देगा, यानी कि किसी भी तरह का फैब्रिकेशन वर्क नहीं करके देगा। सातवां, किसी भी तरह का व्हाइट वॉश का काम हो, पेंट करवाना हो, पुट्टी करवानी हो या पेंट करवाना हो, वह एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देगा। आठवां, वह किसी भी तरह का लकड़ी का काम नहीं करके देगा, जैसे दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर और वार्डरोब, किसी भी तरह का काम नहीं करके देगा। किसी भी तरह की पॉलिश का या फिनिशिंग का काम नहीं करके देगा।
मॉडुलर किचन भी नहीं बना कर देगा, किसी भी तरह का सेप्टिक टैंक और वाटर टैंक नहीं बना कर देगा, किसी भी तरह की एलिवेटेड और कैंटिलीवर्ड स्लैब नहीं बना कर देगा, इसके लिए भी आपको अलग से एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा। किसी भी तरह का टर्माइट रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफिंग और डैम्प प्रूफिंग नहीं करके देगा, मेन गेट के आगे का रैंप नहीं बना कर देगा और किसी भी तरह का फॉल सीलिंग वर्क नहीं करके देगा। पर इनमें से कुछ काम ऐसे हैं जैसे बाथरूम और किचन की दीवारों पर टाइल्स लगाना, सीलिंग प्लास्टर, पैरापेट वॉल बनाना, डोर और विंडो के फ्रेम फिक्स करना, मेन गेट का रैंप बनाना और वाटर टैंक और सेप्टिक टैंक की कंस्ट्रक्शन करना। तो बहुत से कॉन्ट्रैक्टर तो ये काम तय किए गए रेट में करके दे देते हैं और बहुत से कॉन्ट्रैक्टर नहीं करके देते, उन्हें कन्विंस करके आपको ऐड करवाने पड़ते हैं। तो ये थे वो सभी काम जो कॉन्ट्रैक्ट के रेट में इंक्लूड और एक्सक्लूड रहते हैं। आइए अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वे कौन कौन से कंस्ट्रक्शन आइटम्स और टूल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के ही स्कोप में रहते हैं, उसे उन्हें आपको नहीं देना पड़ता। तो पहले तो सभी बेसिक कंस्ट्रक्शन टूल्स जैसे छेनी, हथौड़ा, बेलचा, प्रांत, कुदाल, रस्सी, करनी, फंटी, तसला, सब्बल, सीढ़ी, गैती, फावड़ा, बाल्टी और टोकरी वगैरह, ये सभी मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर के ही होते हैं। इनमें से आपको उसे कुछ भी नहीं देना होता। नंबर 2, कंक्रीट मिक्सचर। जो कंक्रीट बनाने के लिए साइट पर मिक्सचर यूज होता है, यह भी कॉन्ट्रैक्टर ही लेकर आता है। नंबर 3, हर तरह का शटरिंग मटेरियल जैसे कॉलम और बीम की शटरिंग, स्लैब शटरिंग प्लेट, चाहे वे स्टील की हो या फिर वुड की, हर तरह का टिम्बर मटेरियल जैसे बैम्बूज, बल्ली और चाली वगैरह, यह भी कॉन्ट्रैक्टर ही लेकर आता है। नंबर 4, प्लेट कॉम्पैक्टर, कंक्रीट वाइब्रेटर, ड्रिल मशीन, प्लाईवुड कटिंग मशीन और स्टील कटिंग मशीन, ये भी सभी कॉन्ट्रैक्टर को ही लाना होता है। नंबर 5, व्हील बैरल, जो कंक्रीट या कंस्ट्रक्शन मटेरियल को शिफ्ट करने में यूज होता है, यह भी कॉन्ट्रैक्टर को ही लाना होता है। और नंबर 6, हर तरह की फ्लोर फिनिशिंग मशीन, यह भी कॉन्ट्रैक्टर को ही लानी होती है, ये आप उसे नहीं देते। बस आपको देना होता है बिजली, पानी और क्यूरिंग, मिस्त्री के लिए एक लड़का, ये आपके स्कोप में रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी मटेरियल इस रेट में इंक्लूड और एक्सक्लूड होते हैं। अब वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, पर जब आप वीडियो देखने आए हैं तो जानकारी भी प्रॉपर लेकर जाए। मैं चाहता हूं कि आपको घर बनाने में किसी भी तरह की समस्या ना आए, आपकी सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, अधूरी जानकारी न होने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। आइए अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अपने मकान बनाने का ठेका देने से पहले आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना है। ध्यान से देखना फ्रेंड्स। तो किसी भी ठेकेदार को काम देते समय आपको मेनली 2 चीजें देखनी है। पहला तो आपको ठेकेदार से यह पहले ही क्लियर कर लेना है कि वो आपके घर की कंस्ट्रक्शन का काम कितने दिन में कंप्लीट करके देगा, क्योंकि जितना आपका कंस्ट्रक्शन टाइम बढ़ता है उतनी ही आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। तो ये आपको पहले ही तय करके एग्रीमेंट में लिखवा लेना है कि वो आपका कितने टाइम में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके देगा। और दूसरी बात, हमेशा एक अच्छे और एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को काम दे, किसी सस्ते और अनाड़ी कॉन्ट्रैक्टर के चक्कर में न पड़े और उसकी पुरानी साइट पर जरूर विजिट करें और चेक करें कि वह किस क्वालिटी और फिनिशिंग का काम करके देता है। और हो सके तो उसके पुराने होम ओनर से भी संपर्क करने की कोशिश करें और उसके बारे में फीडबैक लेने की कोशिश करें कि यह कॉन्ट्रैक्टर किस क्वालिटी का मटेरियल यूज करता है और कितने टाइम में कंस्ट्रक्शन खत्म करके देता है। तो मेनली इन 2 बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने घर का काम देते समय। आइए अब हम बात करते हैं पेमेंट प्लान की, कि आप ठेकेदार को किस किस स्टेज पर और कैसे कैसे पेमेंट करेंगे। यह पेमेंट प्लान भी बहुत ही जरूरी होता है, जो आपको पहले ही बनाकर एग्रीमेंट में लिखवाना है। जैसे एग्रीमेंट के साइन होने पर यानी कि एक्सेप्टेंस पर 10% पेमेंट दे दी जाएगी, फाउंडेशन वर्क पर 10% पेमेंट दी जाएगी, प्लिंथ लेवल पर 10% पेमेंट दी जाएगी, कॉलम लेवल पर 15% पेमेंट दी जाएगी, ब्रिक वर्क के समय 15% पेमेंट दी जाएगी, प्लास्टिंग के समय 5% पेमेंट दी जाएगी, स्लैब कास्टिंग के समय 20% पेमेंट दी जाएगी, फ्लोरिंग के समय 10% पेमेंट दी जाएगी और लास्ट में फिनिशिंग के समय 5% पेमेंट दी जाएगी। ये पेमेंट प्लान आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। मैंने आपकी एक गुड टू नो नॉलेज के लिए जस्ट एक आइडिया दिया है, लेकिन आपको ये पेमेंट प्लान जरूर बनवाना है। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। पहली बात, एग्रीमेंट बनाते समय और कॉन्ट्रैक्टर का रेट डिसाइड करते समय आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी आइटम छूट ना जाए और आपको हर आइटम इंक्लूड करना है। और एग्रीमेंट जरूर बनवाएं जिसमें सभी मटेरियल की स्पेसिफिकेशन जरूर लिखवानी है, जैसे टाइल्स किस कंपनी की यूज होंगी और किस रेट तक की यूज होंगी, प्लम्बिंग फिटिंग सीपीवीसी की रहेगी, यूपीवीसी की रहेगी या फिर जीआई की, और किस कंपनी का मटेरियल यूज किया जाएगा, और फ्रंट एलिवेशन में सिर्फ प्लास्टर करके देगा या टाइल लगा कर देगा, क्यूरिंग किसके स्कोप में रहेगी, सॉइल फिलिंग कौन करवाएगा और मेजरमेंट कैसे की जाएगी। तो ये मेजरमेंट कैसे की जाएगी ये एग्रीमेंट में जरूर मेंशन करवाना, जो हमेशा एक विवाद का मुद्दा रहा है। तो ये सब बातें आपकी पहले ही क्लियर हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। तो मटेरियल सिलेक्शन में आपको बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत होती है फ्रेंड्स। अगर आप विद मटेरियल काम देते हैं तो बेहतर रहेगा कि आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही एग्रीमेंट बनवाएं। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को विद मटेरियल काम देने से पहले सभी मटेरियल के ब्रांड और मिनिमम प्राइस वैल्यू भी डिसाइड कर लेनी चाहिए। सेकंड,
एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्टर से ये पहले ही तय करके लिखवा लें कि वह आपका काम कितने दिन में कंप्लीट करके देगा, और नहीं किया तो क्या जुर्माना देगा। थर्ड, कॉन्ट्रैक्टर और अपने स्कोप को भी एग्रीमेंट में जरूर मेंशन कराएं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से कंस्ट्रक्शन टूल लेकर आएगा और उसे आपको क्या क्या देना होगा, ये भी एग्रीमेंट में पहले ही लिखवा दें। नंबर 4, एक्स्ट्रा काम जो कॉन्ट्रैक्टर के इस रेट में इंक्लूड नहीं होते वो उनका अलग से क्या चार्ज लेगा, तो ये भी आप उसे पहले ही तय करके एग्रीमेंट में लिखवा ले, नहीं तो बाद में परेशानी होती है। और नंबर 5, तय किए गए रेट के अकॉर्डिंग वो क्या क्या काम करके देगा, ये भी आप एग्रीमेंट में पहले ही लिखवा ले। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी घर बनाने से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आपको अपना घर बनाते समय कुछ ना कुछ मदद तो जरूर करेगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और ज्यादा ही पसंद आई हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दोनों ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। या आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताएं। अगर हमें आपका सुझाव अच्छा लगा तो उसे पिन करके मैं सबसे ऊपर कर दूंगा ताकि आपका कमेंट, आपका दिया गया सुझाव और लोगों के भी काम आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए घर बनाने से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।